की और आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट जो कि है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को अगर सिंपल मीनिंग में समझा जाए तो वो क्वालिफिकेशंस और वो कंडीशंस जो किसी पर्सन को फुलफिल करनी है अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। तो बेसिकली ये 3 पर्सन्स को हम कैपेसिटी के बाहर रखते हैं, मतलब ये केपेबल नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। पहला है माइनर, दूसरा है अनसाउंड माइनर, तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों क्राइटेरिया को काफी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर कोई पर्सन माइनर है तो वो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। इस टर्म को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि माइनर कौन होता है। हर वो पर्सन जो 18 की एज के अंडर हो वो माइनर होता है, जिसने भी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं की होती है वो माइनर होता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ने सेक्शन 3 में कहा है कि हर वो पर्सन जो डोमिसाइल इन इंडिया हो, जब तक वो 18 की एज को अटेन नहीं कर लेता है तब तक वो मेजर नहीं होगा। जैसे ही वो 18 का हो जाता है वो मेजर हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। ये एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है वॉइड का मीन्स होता है नल, मतलब जीरो। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, मतलब कि जो माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जीरो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो कॉन्ट्रैक्ट नल। नेक्स्ट है नो रेस्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए कि एक दुकान वाला है और एक बच्चा है, बच्चा गया दुकान वाले के पास और उसने उसको ऐसा कहा कि मैं मेजर हूँ, मैं अपनी साइकिल तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तुम 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं लाके तुम्हें साइकिल दे दूँ। होता ये हुआ है कि जब दुकान वाला पैसे दे देता है तो बच्चा नहीं आता काफी देर तक। जब दुकान वाला घर जाता है उसके तो वहां से पता चलता है कि वो माइनर है, वो पैसे तो उसने उड़ा दिए। अब क्या होगा? अब जो दुकान वाला है उसने कोर्ट चला गया कि ना ये मेरे पैसे दे रहा है ना ये साइकिल दे रहा है। तो कोर्ट इस सिचुएशन में क्या करेगा? एक तो वो बच्चा माइनर था और आपने माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां पे आपको रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता। रेस्टिट्यूशन विच मीन्स रिस्टोरेशन, आप अपना सामान या अपने पैसे रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर वो चीज जो आपने दी है माइनर को एज अ कंसिडरेशन, अगर वो ट्रेसेबल है, अगर वो चीज ट्रेस हो सकती है तब तो रिस्टोर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। सेकेंड है रेटिफिकेशन बाय माइनर। ऐसा नहीं हो सकता अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो अपनी माइनॉरिटी में और जब वो मेजॉरिटी की एज को अटेन कर ले तब वो कह दे कि हाँ जो मैंने माइनर में कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैं उसको रेटिफाई करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। माइनॉरिटी में किया गया कोई भी एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं हो सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से, धर्मोदास जो था वो एक माइनर था, उसने अपने आप को एज अ मेजर रिप्रेजेंट करते हुए ब्रह्मोदत्त के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर 20,000 रुपयों का लोन लिया था 12% इंटरेस्ट, जिसमें से उसने 8,000 रुपये पहले ही वापस कर दिए। पर होता यूं है कि जो धर्मोदास की गार्जियन होती है वो जाती है ब्रह्मोदत्त के पास और कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि जो मेरा बॉन्ड है वो माइनर है। तो इससे पहले जो ब्रह्मोदत्त का जो एजेंट होता है केदारनाथ, वो पहले ही इस माइनर से एक डिक्लेरेशन साइन करवा लेता है। उस डिक्लेरेशन में ये लिखा होता है कि जब मैं मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लूंगा तब मैं ये सारा लोन चुका दूंगा। तो यहाँ ये चीज प्रूफ होती है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो पर्सन है वो माइनर है। फिर क्या होता है? ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। धर्मोदास के नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर केस फाइल होते हैं 2 कोर्ट में और दोनों कोर्ट में जो भी डिसीजन होता है वो माइनर के फेवर में आता है। माइनर के फेवर में आता है। फिर जाकर प्रिवी काउंसिल में ब्रह्मोदत्त के रिलेटिव के जो होती है वो मोहरी बीबी, वो केस फाइल करती है कि जैसा कि माइनर ने खुद कहा था कि वो मेजर है,
तो उसके खिलाफ स्टॉपल लगना चाहिए या नहीं। तो कोर्ट ये कहता है कि दोनों पार्टीज को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला माइनर है, तो यहाँ पर ये प्रूफ किया गया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, विच मीन्स कि माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नल है, जीरो। बाकी ये दो क्राइटेरिया बहुत ही इजी हैं। ये बात करते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंडेड क्या होता है? अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग से ठीक ना होना, इंसेन होना। मतलब जैसे कोई ऑर्डिनरी अगर पर्सन है तो वो उस कंडीशन में क्या करता, हम इन सर्कमस्टांसेस को लेकर एक पर्सन की साउंडनेस को जज करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है जो हर सेकेंड अपने डिसीजन को चेंज करता है तो वो अनसाउंड माइंडेड होगा। जिसको मृगी के दौरे पड़ते हैं, वो जो इंसेन होता है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता है, वो अनसाउंड माइंडेड होता है। तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं माने जाते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लॉ डिस्क्वालीफाई करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये वो लोग होते हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, मतलब जिनका दिवालिया निकल जाता है, या फिर जो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीजों में वो आ जाते हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो आ जाते हैं कि लॉ ही उन्हें डिनाई कर देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें थी जो कि ये तीन क्राइटेरिया थे जिसके अंदर कोई पर्सन अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। पहला था माइनर, दूसरा था अनसाउंड माइंड और तीसरा था पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।